Hello everyone, welcome to the Course Line channel. So now we are in between the B.Ed second year paper 2 and now we have completed our unit 1, right? And now let's start with our unit 2. Here we are discussing the unit 2 of paper 2 of B.Ed second year, right? Paper 2 of B.Ed second year is your assessment for learning. So now in first chapter we discussed about the assessment, measurement, evaluation and revised taxonomy, and now in unit 2 we are going to discuss about the tools and techniques used for the teaching and learning process. So here we are going to discuss the important topics of unit 2. So first important, very important topic is your assessment, good assessment, right? So questions comes in that like what is good assessment, explain the characteristics of good assessment, like good assessment होने की क्या क्या characteristics हैं, क्या है वो, कैसे वो helpful होता है, how this good assessment tool is helpful for the classroom students, right? So like this questions comes in your paper, and like last to last year in 2018 this question arises in paper. So now let's discuss this topic first. So let's start with the answer, good assessment. So first let's define this. So good assessment is what? A good assessment is an assessment that gives us truthful information. Okay, truthful means सच्चा और सही information हमें मिलना चाहिए. That tells what our students have truly learned. तो सही मायनों में अगर हम देखें तो हमारे students ने क्या learn किया है, that's a गुड असेसमेंट. वो हम किस चीज से देख सकते हैं, किस इंफॉर्मेशन से? ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गुड असेसमेंट की. सो देयर सम फॉलोइंग अप्रोचेस विल हेल्प टू इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द असेसमेंट स्ट्रेटजी. तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे लिस्ट करी गई हैं जो बताती हैं कि कैसे हम अपना अप्रोच रखेंगे तो एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस बनी रहेगी असेसमेंट की. सो फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टार्ट विद अ क्लियर स्टेटमेंट. आपका स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए. किसको? स्टूडेंट्स को आपका स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू एसेस, है ना. आप क्या एसेस करने वाले हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा कोर्स है, प्रोग्राम है करिकुलम का, दैट शुड बी क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टीच व्हाट यू आर एसेसिंग. तो आप जो एसेस करोगे, राइट, जो आपने पॉइंट्स बना रखे हैं असेसमेंट के, जो चीज आपको चेक करनी है, एसेस करना है बच्चों को, तो दैट शुड आपको वो पढ़ाना है. ठीक है, आपने जो पढ़ा है वही तो आप एसेस करोगे. सो टीच व्हाट यू आर एसेसिंग. नेक्स्ट इज मेक असाइनमेंट्स एंड टेस्ट क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर. सपोज अगर आप कोई राइटिंग एग्जामिनेशन ले रहे हो या आपने कोई राइटिंग में क्वेश्चंस दिए हैं, राइट, तो आपके वो क्वेश्चंस इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए जो कि बच्चों को सही में समझ में आए कि ये क्वेश्चन है और इसका मुझे ऐसे आंसर करना है, एंड दे आर कैपेबल इन राइटिंग देयर आंसर्स, राइट. So next is your create a test of blueprint. ठीक है, आपका एक blueprint बना होना चाहिए कि what's the points of questions, how much learning goal is, वहां पे कितना बच्चों को समझ में आना है और उसको बच्चे कैसे लिख रहे हैं, that's you are going to assess ना. तो आपका एक blueprint ready होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, right. Make sure that the assignment and test questions are clearly related to your key learning goals. आपको वही questions और वही चीजें टेस्ट करनी है जो आपकी लर्निंग गोल से रिलेटेड हो. आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा. हर एक चैप्टर में हमें पता होता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमें ये पढ़ाने हैं बच्चों को. बच्चा अंत में उसको ये चीजें पता होनी चाहिए इस चैप्टर से. तो दैट्स द गोल, लर्निंग गोल. बच्चा उस गोल को अचीव कर ले, ऐसा आपको पढ़ाना है. तो आप जब असेस कर रहे हो या असाइनमेंट दे रहे हो या क्वेश्चन दे रहे हो तो वो क्लियरली रिलेटेड होना चाहिए उन गोल्स से, राइट. स्कोर स्टूडेंट वर्क फेयरली एंड कंसिस्टेंटली. उसके बाद असेसमेंट करके जो आप मार्किंग कर रहे हो वो आप बिल्कुल सही तरीके से करना हो चाहिए और कंसिस्टेंटली, मतलब फेयर भी है और कंसिस्टेंटली भी है. मतलब जो बच्चा जैसे परफॉर्म करता आया है अगर वो सही मायने में वैसा ही है और अगर आप उसे गुड असेस कर रहे हो दैट मीन्स आपका असेसमेंट फेयर और कंसिस्टेंट है और बच्चा भी फेयर और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, राइट. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर यूज असेसमेंट रिजल्ट एप्रोप्रिएटली. तो जो हम असेस कर रहे हैं, अगर हमने गुड असेस किया है, उसको फेयर असेस किया है
और बच्चों ने भी फेयरली प्रेजेंट किया है, जो उनके लर्निंग गोल्स से उन्होंने अचीव किया है। सो उस असेसमेंट रिजल्ट को हमें क्या करना है, यूज करना है अप्रोप्रिएटली, सही जगह पे यूज करना है। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आर द वी कैन से कि अप्रोचेस for the fruitfulness, or we can say कि accuracy and truthfulness of assessment strategy. So we can say that a good assessment is that it gives truthful information. ये हमने शुरू में भी देखा था कि truthful information जो हमें मिल रही है good assessment से, वो क्या होना चाहिए, it should be useful too. If an assessment doesn't help to improve teaching and learning activities, then we have to use another assessment tool to improve the learning goals. मतलब इतने सारे हमने अप्रोचेस रखते हैं, और अगर हम उस चीज को अप्लाई करके हम गुड असेसमेंट कर रहे हैं, फेयर असेसमेंट कर रहे हैं, बट उसका कहीं यूज नहीं कर सकते हम, तो दैट्स नॉट ऑफ यूज, तो उसका हम उस असेसमेंट टूल को हम नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अनदर असेसमेंट टूल यूज करेंगे, जिससे कि टीचिंग और लर्निंग जो गोल है हमारा, बच्चे जो सीखने के लिए वो आया है, जो गोल उसे अचीव करना है, वो अच्छे से अचीव कर सके। सो पीरियडिकली, टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, कंपेयर और असेसमेंट टूल्स अगेंस्ट योर लर्निंग गोल्स टू एंश्योर दैट दे आर कंटिन्यू टू अलाइन। तो हमें टाइमली हमें अपने असेसमेंट को भी चेक करना है कि द असेसमेंट टूल और द मेथड्स और टेक्निक्स दैट वी आर यूजिंग इज अकॉर्डिंग टू द अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग गोल और नॉट, उनके साथ अलाइनमेंट है कि नहीं। मतलब हम यूज कर रहे हैं बट वो गोल्स हमारे अचीव ही नहीं हो रहे हैं, बच्चा वो सीख ही नहीं पा रहा है जो उसे सीखना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू चेंज द असेसमेंट टूल। तो इसलिए हमें जरूरी है असेसमेंट टूल कैसे सही हो और इंप्रूवमेंट में, बच्चे के प्रोग्रेस में हेल्प करें। सो नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक असेसमेंट को अच्छे से करने वाले टूल को, ठीक है। तो गुड असेसमेंट टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो किस तरह के बने होने चाहिए, वही अगर ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो अगर उस असेसमेंट टूल में कवर हो रहे हैं तभी वो क्या है, एक गुड असेसमेंट टूल है। तो लेट्स लुक, फर्स्ट पॉइंट इज योर ऑब्जेक्टिव बेस्डनेस। तो ऑब्जेक्टिव अभी हमने डिस्कस किया था कि हर एक चीज का, लाइक अगर हम कोई चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं या कोई हमारा वो है, तो हम उसमें सबसे पहले लेसन प्लान में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से फाइनली हमें सीखना क्या है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होना चाहिए हमारा क्या, हमारा असेसमेंट। तो उस असेसमेंट को अच्छा करने के लिए हमें अपने असेसमेंट टूल को भी ऐसा रखना होगा जो ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड हो, लाइक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले से कुछ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके हमें परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है, एसेस करना है, right? So it should measure the attainment in terms of criteria determined by instructional objectives. तो instructional objectives के तहत कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें अचीव करना है, जिसको बच्चे अटेन करें, उसके लिए हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो वो चीज जो करेगी वो क्या होगी, गुड असेसमेंट टूल होगा। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। हमने लास्ट यूनिट में भी देखा था, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जब वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखे। सो यहाँ इसका ये मतलब है कि गुड असेसमेंट टूल शुड हैव कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड इट शुड कवर ऑल द पॉइंट्स एक्सपेक्टेड टू लर्न, राइट, ऑल प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स, है ना, सारे स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सारों को कवर करना चाहिए उस असेसमेंट में। नेक्स्ट इज योर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। तो एक गुड असेसमेंट टूल हमें क्या देता है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर देता है ना। कैसे, इट शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट द रिस्पोंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ फेनोमेना मेजर। तो जो मेजर हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्ड कर सकें, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में या ये बच्चे को ये चीज नहीं आती है, इसको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है, हम क्लियरली उसको बता सकें। दैट्स योर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। तो गुड असेसमेंट टूल मस्ट हैव दिस डिस्क्रिमिनेटिंग power. Next is your reliability. All the points are very important and you have to learn these points and you can explain it very efficiently. तो आप अगर इन पॉइंट्स को याद रखोगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। सो रिलायबिलिटी, सो गुड असेसमेंट टूल ऐसा होना चाहिए जिसपे आप रिलायबल कर सकते हैं, राइट। कैसे रिलायबल होगा, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी विथ विच इट मेजर्स, राइट, व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर।
जो आप मेजर करना चाहते हैं, अगर आप वो अच्छे से मेजर कर ले रहे हैं, कैसे, कंसिस्टेंसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ, कोई भी उसमें वो नहीं है, तभी आप उसे रिलायबल कह सकते हैं। मेकिंग आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ensuring that what expected answers are definite, right? And there are so many objectives जिसको हम डिफाइन कर चुके हैं पहले से, प्री डिटरमाइंड है, तो उनको अगर हम मेजर कर पा रहे हैं, सो दैट्स योर द रिलायबिलिटी, है ना। एंड it's providing clearly spelled out scheme for scoring and conducting evaluation under the identical and ideal conditions will help in enhancing the reliability. अगर आइडियल कंडीशंस और आइडेंटिकल कंडीशंस हमने रखे तो जो भी क्लियरली स्पेल्ड आउट स्कीम है स्कोरिंग का, वो अगर हम आराम से कर पा रहे हैं और अपने जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अगर अचीव कर पा रहे हैं, दैट विल एनहांस आवर रिलायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। So like test, retest method, split half method, equivalent form और parallel form method, these are the important methods जिनसे कि हम reliability of a tool we can test, right? So we can determine the reliability, कितना reliable है हमारा जो भी assessment tool हमने use किया है। Next point is your validity. So validity is very important, right? Important quality. Quality wise it should be valid, right? We can say that validity is like the accuracy with which it measures what it is intending to measure, or as the degree in which it approaches infallibility in measuring. मतलब जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितने हद तक सही है, राइट? जो हमने एसेस किया है, जो इंटेंडेड मेजर्स थे वो कितने एक्यूरेट हैं, दैट्स द वैलिडिटी, की जो भी लिया है हमने असेसमेंट वो वैलिड है, हम उसे वैलिड मानते हैं। वैलिडिटी बहुत तरीके की हो सकती है, कंटेंट की वैलिडिटी हो सकती है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कॉन्ग्रुएंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट, बहुत तरह की वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं जो भी हमारा असेसमेंट हम कर रहे हैं। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय अ टूल फॉर इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन टूल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिविटी। तो हमने पहले भी देख रखा है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और इंटरप्रेटी फ्रॉम इट्स स्कोप एज वेल एज इन स्कोरिंग द रिस्पॉन्सेज। जो भी हम स्कोर कर रहे हैं, जो भी हम मार्किंग सिस्टम दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका, और वो अपना फ्री होना चाहिए, कोई बायस, किसी तरह से वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, राइट। इट्स द मोस्ट प्राइमरी प्रीरिक्विजिट, ठीक है, जो कि मेंटेनिंग ऑल द अदर क्वालिटीज ऑफ अ गुड टूल। ये सबसे जरूरी और सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है। एक टूल है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वेल इट सेटिस्फाइज ऑल द अबव क्राइटेरिया, जितने भी हमने क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं वो फुलफिल कर रहा है, बट इट्स यूजलेस, है ना। तब तक यूजलेस रहेगा अगर हम उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। सो प्रैक्टिकेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि चलो 1000 आइटम्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना, इट कैन बी आंसर्ड इन 10 आवर्स, बट क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? नो। वैलिड रिजल्ट आएगा कभी इसका? आ भी सकता है, बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम 10 घंटे तक कोई एग्जाम लें, ठीक है, और उसमें हम 1000 आइटम्स को क्वेश्चन करें, राइट। सो ये कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, वो हमारे लिए वैलिड रिजल्ट भी दे देगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो कभी भी हमें जो भी असेसमेंट टूल यूज करना है उसका अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो भी रहे तो हमें क्या करना है, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी को चेक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसकी, वो हमें ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज अ वी कैन से कि गुड असेसमेंट टूल। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आवर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये हमने लास्ट यूनिट पे भी देखा था, इसको इस बार हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट वी कैन से इज अ टूल और टेक्निक फॉर द असेसमेंट। तो इस चैप्टर में ये बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये हर साल पूछा जाता है, 2017 में, 2018, 2019,
इनफैक्ट हर ईयर ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो शॉर्ट नोट में आ जाए या 16 मार्क्स में आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट तरह से पूछते हैं, व्हाट दिस असेसमेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इफेक्टिव टीचिंग और नॉट, और व्हाई है, कैसे है, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, तो चलिए अब हम इसे फिर से देखते हैं। आई होप हमारा रिवीजन हो जाएगा और हम इसे और इलेबोरेटेड फॉर्म में देख सकते हैं। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go and how best to get there. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने असेसमेंट को डिफाइन करा है कि असेसमेंट होता क्या है। तो असेसमेंट इज समथिंग जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस है इंफॉर्मेशन और एविडेंस गैदर करने का। किसके द्वारा, जो यूज करेंगे हम, लर्नर और टीचर दोनों देखते हैं, उसको एसेस करते हैं और उसको यूज करते हैं कि लर्नर जो चीज कर रहा है, लाइक लर्निंग कर रहा है, तो वो कितना हद तक कर रहा है, कितना उसने कर लिया है और कितना उसे करना है। राइट नाउ बेस्ट टू गो, हाउ बेस्ट टू गेट देयर, वहां तक पहुंचने में उसे और क्या चाहिए, तो दैट्स बेस्ट डिफाइंड बाय असेसमेंट। इसी के दो टाइप के असेसमेंट होते हैं जो हमने पढ़ा था, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट देख रहे हैं। वी कैन से फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। उसे हम कभी भी कंडक्ट कब करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन कोर्स, है ना, जब कोर्स का चल रहा होता है, जब प्रोग्राम चल रही होती है, लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है, उसके दौरान करते हैं हम। इट्स मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में। विद दिस टीचर इज एबल टू गिव इंडिविजुअल गाइडेंस और रिमीडियल प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट इज गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर इंडिविजुअल गाइडेंस मिलती है, शॉर्टकमिंग्स कहाँ पे फॉल्ट है बच्चे का पता चलता है असेसमेंट के बाद, और फिर टीचर उसको गाइडेंस देती है और रिमीडियल टीचिंग की हेल्प से, रिमीडियल प्रोग्राम की हेल्प से उस प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करके उसे खत्म करते हैं और ऐसे बच्चे का प्रोग्रेस होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि विथ फॉर्मेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स। जब हम ड्यूरिंग द कोर्स असेसमेंट कर रहे हैं, तो जो हम फॉर्मेट असेसमेंट या इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर पार्ट्स में करेंगे, इंडिपेंडेंट यूनिट्स में करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको करेंगे और हम एसेस करके बताएंगे द रिजल्ट। तो सो फेमस फिलोसोफर एस.सी. जंग ने कहा था कि द फॉर्मेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन कवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ठीक है, स्टूडेंट का प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, कैसे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो देखता है, असेस करता है, फीडबैक देता है। ठीक है, और उस फीडबैक से जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है बच्चे को और उसके प्रोग्रेस में वो चीज हेल्प करती है। मॉनिटर करते हैं ना कि कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो उस चीज को वो मॉनिटर करते हैं, प्रोग्रेस को। दे आर यूजुअली मास्टरी टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब ड्यूरिंग द कोर्स हो रहा है तो ऑब्वियसली जब टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर ही उसको कंडक्ट करता है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो इसे हम मास्टरी टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, दिस असेसमेंट इवैल्यूएट्स द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, लर्निंग नीड्स एंड एकेडमिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट का क्या कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है, लाइक हर एस्पेक्ट्स में वो कितना है, कितनी मात्रा में उसने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, उसे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एंड एकेडमिक प्रोग्रेस भी देखते हैं, उसकी लर्निंग नीड्स क्या है वो चीज देखते हैं हम। ठीक है, इट ऑल्सो रीफोकसेस स्टूडेंट्स ऑन द लर्निंग प्रोसेस। अगर उसका फोकस कहीं इधर उधर चला जाता है तो हम उसको वापस रीफोकस करते हैं, क्योंकि एसेस कर रहे हैं हम, रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम वापस से दिखा रहे हैं कि बेटा यहाँ पे ये चीज आपको सही करने की जरूरत है, इसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो रीफोकस द स्टूडेंट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड लर्निंग प्रोसेस। और हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ग्रेड्स और एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स पे उतना हम प्रेशराइज नहीं करते हैं जितना कि हम लर्निंग प्रोग्रेस है ना, उसका क्या स्टूडेंट का प्रोग्रेस है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यूज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर लर्निंग नीड्स, ठीक है, स्ट्रेंथ्स
and interest so that they can create, we can say कि they can take greater responsibility over their own educational growth. जब उसको हम टाइम पे असेसमेंट करके बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चलेगा, अपने इंटरेस्ट का पता चलेगा कि उसे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसकी क्या लर्निंग नीड है, उन्हें किन चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है ना, और फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे अपने एजुकेशनल ग्रोथ की तरफ, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट. और आगे देखते हैं हम कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और कैसे कैसे हेल्प करता है हमारा. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट और वी कैन से कि फीडबैक कैन हेल्प टू क्लियरिफाई एंड कैलिब्रेट द लर्निंग एक्सपेक्टेशंस फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. जब ऑब्वियसली बात है, जब हम अच्छे से फॉर्मली असेस कर रहे हैं और हम जब फॉर्मेटिव फीडबैक दे रहे हैं, फॉर्मेटिव मीन्स कि हम टाइम पे टेस्ट ले रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं, सो दैट विल हेल्प टू क्लियरिफाई जो भी चीजें हैं, क्या लेवल है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी लर्निंग लेवल है, वो सारी चीजें पता चलेंगी स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी. फॉर्मेटिव असेसमेंट लाइक समेटिव असेसमेंट, दोनों में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, टुडे रिलेटिंग टू स्टूडेंट्स लर्निंग, राइट. दोनों फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों एक असेसमेंट टेक्निक है और इन दोनों में हम इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रहे हैं स्टूडेंट की लर्निंग का, बट it's a point at which this information is gathered that makes it different. हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम कहाँ पे गैदरिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, ड्यूरिंग द कोर्स, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं. एंड समेटिव असेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में असेस करेंगे, राइट, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो वो पॉइंट जहां पे एट विच दिस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, वो इनके बीच में क्या करता है, एक डिफरेंस पैदा करता है. Formative assessment provides teachers with information with which to modify or to change the teaching and learning activities in which students are engaged. तो formative assessment की मदद से जो हमें टीचर्स को जो information मिलती है ना, उसको modify और change करके क्या कर सकते हैं, हम teaching and learning activity को ऐसा बना सकते हैं जिसमें students engaged हैं और उसको हम progress की तरफ बढ़ा सकते हैं. इंफॉर्मेशन मतलब हम डेवलपमेंट करेंगे, वैसा हम टेक्निक यूज करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि असेसमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, एंड टीचिंग प्रोसेस. तो इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए जो असेसमेंट है वो कैसे प्ले करता है अपना रोल, है ना, गुड असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट अपना रोल कैसे प्ले करता है, तो उसको हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझ लेते हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं कि असेसमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग. हाउ गुड टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एसेस द स्टूडेंट्स लर्निंग. अच्छे टीचर क्या करेंगे, हमेशा एसेस करेंगे, कॉन्स्टेंटली करेंगे, और इसलिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें हम लगातार कंटिन्यूअसली एसेस करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को. ठीक है, दे नीड टू गेट इनसाइड द चिल्ड्रंस हेड. कॉन्स्टेंटली एसेस कर रहे हैं, हमें बच्चे के माइंड में जाके प्ले करना है, इनसाइड द चिल्ड्रंस हेड. कॉन्स्टेंटली एसेस कर रहे हैं हम स्टूडेंट के, तो हमें उससे कनेक्टेड रहना है. ठीक है, उनकी फीलिंग से, उनकी थिंकिंग से, मतलब हमें उन्हीं के बारे में हर चीज को अच्छे से जानना है, सो दैट वी कैन एसेस देम बेटर, एंड फिर हम उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे. टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट बी एन इंटरैक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर राउंड्स, है ना, होनी चाहिए. ओपन एंडेड मतलब आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आ रहा है आप आंसर कर सकते हो, किसी तरह से आंसर कर सकते हो. वी विल फिगर इट आउट कि वो सही है या गलत है, राइट. सो इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में. इस तहत जब पढ़ेंगे तब तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरैक्टिव होना चाहिए और कोलैबोरेटिव प्रोसेस के थ्रू टीचिंग होनी चाहिए. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल्स ऑफ लर्निंग, है ना. हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लर्निंग को, बच्चे के अंदर हम इनकलकेट कर रहे हैं, है ना, टाइम टू टाइम एसेस करके, फीडबैक देके. एंड हैज बीन लिंक्ड डायरेक्टली टू वेस्टगी आइडियाज ऑफ स्कैफोल्डिंग, है ना, उनके आइडिया से भी हम मैच कर रहे हैं. which gives teachers a key role in extending the children's understanding and its development. उनके डेवलपमेंट के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, राइट. टाइम टू टाइम हम उनके लिए प्रोग्रेस में उनकी हेल्प कर रहे हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू लर्न, उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं.
बीइंग रॉन्ग, है ना, मेकिंग मिस्टेक्स, स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड एंड टू डू समथिंग इज अ नेसेसरी फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द लर्निंग। जब हम कोई चीज सीख रहे हैं, राइट, फॉर्मेटिव पार्ट, हम कोई चीज सीख रहे हैं, तो जब हम उसको करेंगे तो हम जरूर है कि गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स कर सकते हैं, है ना, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन सारी चीजों को एक इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये होंगे ही, और फिर हम इसको वो करके रेक्टिफाई करके अपने प्रॉब्लम्स को, मिस्टेक्स को हम अच्छा इफेक्टिव लर्निंग कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू विलियन ने कहा भी था, इट्स नो लॉन्गर अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर बट हाउ यू कैन गेट स्मार्टर। ये नहीं है कि आप कितने देर तक स्मार्ट हैं, आपको कितना स्मार्ट बनना है, हाउ यू आर गेटिंग more smarter and smarter, that's important, right? It's a very important quote said by William. Also, formative assessment provides a clearer understandable vision of learning target. हमें एक टारगेट मिलता है कि हमें ये चीज बच्चे को समझानी है, वो इस चीज में वीक है, और ये सारी चीजें हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू मिलती है। इट ऑफर्स रेगुलर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, रेगुलर भी मिल रहा है और डिस्क्रिप्टिव भी मिल रहा है, दैट मीन्स कि बच्चा अच्छे से डेवलप करेगा। Now, formative assessment teaches students revision. क्या बताता है फॉर्मेटिव असेसमेंट? ये भी हेल्प करता है कि बच्चे फोकस रिवीजन कर सकें। इट एंगेज स्टूडेंट्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लेट देम कीप देम इन ऑन ट्रैक एंड शेयर देयर लर्निंग। उनका सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, वो अपने आप को सेल्फ असेस कर पा रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है उनका कि उनका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और कैसे उन्हें प्रोग्रेस करना है। रिवीजन अच्छे से कर पा रहे हैं फोकस तरीके से, ठीक है, अपना ट्रैक रख पा रहे हैं कि उनकी लर्निंग किस तरफ बढ़ रही है। सो ये सारी चीजें कर रहे हैं किसकी मदद से? एक इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट की मदद से, राइट। सो ये सारी चीजें उनके प्रोग्रेस में, उनकी लर्निंग में हेल्प करती हैं। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, जो कि एक डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, जिसे हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हाउ, एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे ये सारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने इफेक्टिव टीचिंग में, राइट। असेसमेंट हम कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे, किस तरीके से असेस करके, क्या मेथड्स हैं असेस करने के, जिनके हेल्प से ये ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट इज योर रिमेंबर। तो रिमेंबर करना है हमें, बच्चों को हमें रिमेंबर कराना है। दैट मीन्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल और, सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज, ठीक है, वो रिकॉल कर सके और रिकॉग्नाइज कर सके। तो इसके लिए हम कैसे टेस्ट या कैसे असेसमेंट कर सकते हैं? सो वी कैन यूज फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं। डायग्राम्स को लेबल करने के लिए बोल सकते हैं कि सपोज ये डायग्राम है और इसकी लेबलिंग करो आप, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर हम ओरली टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उनको रिसाइट करवा सकते हैं और ओरल टेस्ट ले सकते हैं या फिर सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। तो एट द इंस्टेंट हम उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं और किस चीज को, रिमेम्बरेंस को चेक कर रहे हैं, तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम उनको चेक कर सकते हैं इन सारे मेथड्स ऑफ असेसमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में क्या है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इंटरप्रेट, वो इंटरप्रेट कर पाए, एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्लासीफाई, कैटेगरीज बना सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। चूंकि वो अच्छे से समझेंगे तभी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं? इन सारे तरीकों से। तो क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं इनका? फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्यूमेंट्स या स्पीच उनको बोलें कि आप स्पीच दे दो इस टॉपिक पे, वो स्पीच दे सकते हैं, राइट। स्पीच हो गया। अगर वो आप चाहते हैं तो उनको कैटेगरीज में डिफाइन करो कि चलो आप क्लासिफाई कर दो, है ना, कैटेगराइज कर दो इन सारी चीजों को, इस कंसेप्ट्स को, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एग्जांपल्स के थ्रू कर सकते हो कि चलो हमें इलिस्ट्रेट करके बताओ कि ये क्या चीज समझा रही है, एग्जाम्पल दे के बताओ। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? पेपर, ओरल और रिटन एग्जामिनेशन लेके, सिंपल होमवर्क, हम होमवर्क भी दे सकते हैं कि ये चीजें होमवर्क में आप ले जाइए, और इसके थ्रू आप होमवर्क असाइनमेंट्स के थ्रू हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर अप्लाई।
तो अब जब हम किसी चीज को समझ चुके हैं, रिमेम्बर कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब हमने रिमेम्बर कर लिया है, अंडरस्टैंड हो गया है हमें कोई कंसेप्ट, तो अब हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या होगा, स्टूडेंट्स शुड एग्जीक्यूट इट परफेक्टली, इम्प्लीमेंट, है ना। सो एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो हमें करना है, तो उसको चेक कैसे करेंगे, थ्रू प्रॉब्लम सेट्स, लैब्स, पेपर परफॉर्मेंस, हम बहुत सारे टेस्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज, तो हम इन सारी चीजों के बाद हमारा लेवल आता है एनालाइज करने का, कि हम उसको परफेक्टली एनालाइज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज और एट्रीब्यूट। सो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें कर पाए, वो ये तभी कर पाएंगे जब वो एनालाइज कर रहे होंगे सिचुएशन को और कंसेप्ट को। तो ये सारी चीजें हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम केस स्टडीज दे सकते हैं, उनको केस स्टडी दे दें कि ये केस है, तो वो उन सारी चीजों को उस पर अप्लाई करके देख पाएंगे, है ना, कि ये कैसे एनालाइज करना है उन्हें। मैप दे सकते हैं, हम प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं कि आप इस पे एक प्रोजेक्ट बना के लाइए, है ना। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स कि हम उनके कैसे इस ऑब्जेक्टिव को चेक कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल इज इवेल्युएट। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चेक और क्रिटिक, चेक भी करें वो, ठीक है, क्या लेवल है उनका, और उसके क्रिटिक्स भी दें, राइट। सो हाउ दे कैन डू, दे कैन राइट डायरीज, है ना, वो रिव्यू दे सकते हैं, केस स्टडी जो उन्होंने करा है उसकी क्या देंगे, ये रिव्यू, अच्छे से उसको इवेल्युएट करेंगे कि क्या उसमें प्रोज हैं, कॉन्स हैं, उसका वो जर्नलिज्म करके उस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट लेवल इज टू क्रिएट। अब इन सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग के बाद वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट देयर ओन समथिंग, दे कैन जनरेट, प्लान और प्रोड्यूस, वो अपना खुद का कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने। तो वो कैसे करेंगे, सारी चीजों को समझने के बाद दे कैन राइट एसेज, उस टॉपिक पे वो एसे लिख सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी हायर लेवल पे वो इस चीज को कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसके थ्रू हाउ दे कैन अचीव दिस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स जो हमने देखा। पहला हमने देखा था कि जो हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स है उसमें हमने देखा कि गुड असेसमेंट टूल कैसा है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, और फिर हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को देखा है थोड़ा इलॉबरेटेड फॉर्म में, एंड उसकी क्या क्या असेंशियल पार्ट्स होते हैं जो हम इफेक्टिव टीचिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू टॉपिक्स, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा पूरा ये दोनों टॉपिक। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर कोर्स लाइन चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।